नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सभी को मेरा नमो बुद्धाय। नमो आवाज आ रही है बुद्धाय। सर? सभी को आवाज आ रही है? जी आवाज आ पा रही है मेरी? जी जी। आ रही आप बोलिए। आदरणीय अतिथिगण, विद्वान वक्ता, प्रबुद्ध श्रोतागण और बौद्ध दर्शन विद्या शाखा के सम्मानित सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर की बौद्ध दर्शन विद्या शाखा पाली अध्ययन अनुसंधान केंद्र की ओर से आप सभी का इस पाली एवं बौद्ध विद्या विशिष्ट व्याख्यानमाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पाली भाषा का जन जन में प्रचार कैसे हो, जो न केवल पाली भाषा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि इसे आप जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता और उपायों पर भी विचार मंथन की मांग करता है। यह एक ऐसा विषय है जो बौद्ध धर्म के मूल स्रोतों को समझने और भगवान बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमें दो ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तियों के विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में पाली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनुकरणीय कार्य किए हैं। ये हैं डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य जी और श्री सुभाष चंद्र साक्य जी। इन दोनों महानुभावों ने पाली भाषा को न केवल स्वयं आत्मसात किया है, बल्कि इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयास किया है। डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य जी जो पेशे से चिकित्सक हैं, पाली भाषा की प्रचार और संवर्धन में एक अनन्य योगदान दे रहे हैं। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आने वाले आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बड़ी संख्या में आम लोगों को शामिल करने में महती भूमिका निभाई है। आप इस वर्ष आपने लगभग 800 से 900 लोगों को इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और मार्गदर्शन भी किया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आपने स्वयं भी इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और उच्च अंकों से उत्तीर्ण होकर एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। जल कल्याण के लिए आपने स्वतः के प्रयासों से पाली भाषा की अध्ययन सामग्री और पुस्तकें तैयार की, ताकि परीक्षा देने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सुल्तानपुर से सुल्तानंद बुद्ध विहार का व्यवस्थापन करते हुए भी आपने पाली और धर्म के प्रचार में सक्रिय रहे। आपकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है धम्म लिपि का प्रशिक्षण, जिसके लिए आपने ऐसी सरल और प्रभावी प्रविधि विकसित की है कि मात्र कुछ घंटों में हजारों लोग इस लिपि को सीख चुके हैं। अपने चिकित्सा के पेशे के साथ साथ धम्म और पाली की यह सेवा वास्तव में अनुकरणीय है। श्री सुभाष चंद्र साक्य जी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और एक शासकीय सेवक के रूप में कार्यरत हैं। एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच भी वे पाली भाषा की सेवा में समर्पित हैं। श्री साक्य जी विपश्यना साधना के साधक हैं और विभिन्न स्रोतों से पाली भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। आपका विशेष गुण यह है कि आप जो कुछ भी सीखा उसे बड़े प्रेम और उदारता के साथ दूसरों के साथ बांटा है। हाल ही में आपने एक अत्यंत प्रेरणादायी पहल शुरू की है कि जिसमें आप
छोटे छोटे बच्चों को पाली भाषा सिखाने का बीड़ा उठा रहे हैं। यह कार्य न केवल पाली भाषा के भविष्य को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि अगली पीढ़ी को बौद्ध धर्म के मूल स्रोतों से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास भी है। आज यह सत्र इसलिए विशेष है क्योंकि यह हमें पाली भाषा को जन जन तक पहुंचाने की रणनीतियों और अनुभवों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। पाली भाषा जो भगवान बुद्ध के उपदेशों की मूल भाषा है, न केवल त्रिपिटक की भाषा है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसे जन जन तक पहुंचाना इसलिए आवश्यक है ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को उनकी मूल भाषा में समझ सके और अपने जीवन में आत्मसात कर सके। श्री श्री मूर्तिलाल मौर्य जी और श्री सुभाष चंद्र साकी जी जैसे व्यक्तित्व हमें यह सिखाते हैं कि पाली भाषा का प्रचार केवल शैक्षिक संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे ग्राम ग्राम घर घर तक ले जाया जा सकता है। चाहे वो धम्म लिपि का प्रशिक्षण हो, बच्चों को पाली सिखाने की पहल हो, या आम जनों को परीक्षाओं के माध्यम से पाली से जोड़ना हो। ये प्रयास इस बात का प्रमाण है कि समर्पण और नवाचार के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज के इस सत्र में हमारे दोनों वक्ता अपने अनुभवों, चुनौतियों और समाधानों को हमारे साथ साझा करेंगे। वे हमें बताएंगे कि पाली भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए किन रणनीतियों को अपनाया जा सकता है और कैसे हम समाज के हर वर्ग, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, किसी को भी इस भाषा से जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयासों से प्रेरित होकर हमें यह भी मार्गदर्शन देंगे कि व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर हम इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं। अब मैं मंच के स्वागत भाषण के लिए श्री अमन शर्मा जी को अब मैं मंच के भाषण का स्वागत श्री अमन शर्मा जी को सौंपती हूँ। अमन शर्मा जी जुड़ चुके हैं क्या? अमन शर्मा, ठीक अमन है। अपनी बात रखो भाई, आप ही कर दीजिए स्वागत। सर मैं ही बोल दूं? हाँ जी। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, साउंड। साउंड मेरे में इतना ही हो पा रहा है चलिए, शायद। कोई बात नहीं। ठीक है सर। मैं व्याख्यान माला में उपस्थित अपने सभी आचार्यगण और सभी सभी श्रोताओं और मुख्य वक्ताओं का जो है अभिनंदन और वंदन करते हुए श्री आचार्य डॉक्टर शिव मूर्तिलाल मौर्य जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री आचार्य डॉक्टर शिवलाल मौर्य जी। जी सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर शिवमूर्ति लाल मौर्य, मैं यहाँ प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। मेरी आयु लगभग 72 वर्ष पूर्व हो चुकी है, 73 वर्ष लगा हुआ है, और मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। इसकी रेडियोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह होता है। तो हमारा प्रतापगढ़ में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे है, तो उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और करीब 9 से 5-6 बजे तक व्यस्तता रहती है। इसके बाद जो कुछ भी समय मिलता है, प्रातःकाल 1 घंटे या शाम को 1-2 घंटे, मैं सामाजिक कार्यों के लिए देता हूँ। हमारे यहाँ मौर्य सभा प्रतापगढ़ की एक संस्था है, मैं उसी का कार्यभार देता हूँ। मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ पिछले करीब 10-12 सालों से। जहाँ तक कि पाली और धम्म लिपि का सवाल है, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ करता है प्रथम श्रेणी के बच्चों को सम्मानित करने का। जो हाई स्कूल इंटर प्रथम श्रेणी पास होते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं।
इस अवसर पर हमारे 28 कार्यक्रम हो चुके हैं और पहले मैं मंची कार्यक्रम किया करता था। कोरोना समय में मंची कार्यक्रम चूंकि हो नहीं सकता था, इसलिए हमने इसका दिशा बदल दी और हमने कई स्टॉल लगाए सारे महापुरुषों के। उसी में एक स्टॉल जो है धमलिप का एक फ्लेक्स मुझे मिला, उसको भी मैंने लगाया, जिसमें सारा वर्णमाला लिखी हुई थी, स्वर व्यंजन गिनती सब लिखी हुई थी। मुझे भी वो ज्ञात नहीं था, लेकिन हमारे एक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी एस शाक्य जी, जो अरेल बुद्ध विहार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मैंने उनको बुलाया था कि आप इसके बारे में बताइए, तो उन्होंने बताया कि ये धमलिपि की स्वर है, व्यंजन है, और उसके बारे में डिटेल में बताया उन्होंने। ना तो मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, ना मैं कोई व्याख्यान, ना कोई मैं आचार्य हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, सिर्फ बच्चों को सम्मानित किया करता था वर्ष में एक बार। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि ये लिपि है क्या। तो जब उन्होंने बताया कि ये सम्राट अशोक अशोक के शिलालेखों की लिपि है, तो फिर हम लोगों ने ये प्रारंभ किया कि हम क्यों न इस लिपि को सीखा जाए। और विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ही हम लोगों ने पहली कार्यशाला शुरू कर दी। और उसमें दिन भर में हम लोगों को धमलिपि की पूरी पढ़ा देते हैं, स्वर व्यंजन मात्रा लगाना विधि, लोग अपना नाम टेलीफोन नंबर लिख लेते हैं। और वर्ण विषय वस्तुएं शिलालेखों में क्या है, आधे घंटे का पौन घंटे का व्याख्यान ये भी हो जाता है। छोटी सी परीक्षा भी हो जाती है आधे घंटे की, 200 नंबर की। तो पूरा 7:30 से शाम 5 बजे तक का कार्यक्रम रहता है और उसमें तमाम बच्चे सीखते हैं। हमको एम ए एंशियंट हिस्ट्री के बच्चे काफी मिलते हैं, शायद उसमें एक पेपर होता है क्या। तो मैं उनको वो भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ लोग आ जाते हैं और समाज के कुछ लोग आ जाते हैं। तो मैं महीने में एक दिन पढ़ाता हूँ और हमारी 44 कार्यशाला हो गई है, 45वीं लगी है। तो इसको पढ़ाते पढ़ाते हमें लगा कि भाषा और लिपि दोनों एक दूसरा का बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े, इसलिए हमको कुछ पता नहीं था। तो एक आध साल पढ़ाने के बाद लगा कि नहीं, हमको पाली भी पढ़ना चाहिए, पाली होती क्या है। तो देखा गया कि पाली तो सम्राट अशोक महान जब लिपि लिखने लगे, शिलालेख लिखने लगे, तो उसकी भाषा पाली है और लिपि का नाम उन्होंने धम्मलिपि दिया है। तो हम लोग धम्मलिपि तो पढ़ाते हैं, लेकिन उसके शब्दों को समझ नहीं पाते थे क्या लिखा हुआ है। तो पाली पढ़ाने का क्रम हम लोगों ने प्रारंभ करना शुरू किया। तो देखा कि यूपी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड में पाली उपलब्ध है पढ़ाने के लिए, लेकिन ये कैसे पढ़ी जाए हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। साल भर हम लोग प्रयास करते रहे कि कुछ बच्चे पढ़ लें, कहीं कुछ पढ़ लें, हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया हम लोग करें क्या। एक वर्ष बीत गया। अगले वर्ष मेरे एक भतीजे ने बताया कि सर ऐसा है कि हम लोग चूंकि हाई स्कूल पास हैं, तो यूपी बोर्ड में एकल विषय से आप परीक्षा दे सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर एकल विषय से परीक्षा देना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो कि प्राइवेट फॉर्म भरने के सेंटर होते हैं, यूएस बनाते हैं, वहां से प्राइवेट फॉर्म फॉरवर्ड कराना पड़ता है। तो हम लोगों ने कुछ लोगों को तैयार किया कि आप हाई स्कूल की परीक्षा दें, और हमारे साथ एक रिटायर्ड DIUS और तमाम लोग हमारे जो हमारे आयु वर्ग के थे, 70 साल, 75 साल, 72 साल, 60 साल, मैंने इन लोगों से तैयार किया। और पहली बार में करीब 300 लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद हम लोग उसको पढ़े कैसे, हम लोग कुछ पता था नहीं। तो अरेल बुद्ध विहार से जो भिक्षु हैं उनसे मैंने आग्रह किया, उन्होंने जो भी विषय है उसके बारे में उन्होंने कुछ पुस्तकें उपलब्ध कराई। फिर विनीत जी फैजाबाद के हैं, उन्होंने हमको पुस्तकें उपलब्ध कराई। देखा मैंने कि छोटी छोटी 6-7 किताबें हैं। धम्मपद अलग चलता है, व्याकरण अलग चलता है, सिंगोलवार सूत्र अलग चलता है। हमने कहा 7-8 किताबें हैं, इसको एक साथ आदमी पढ़ेगा कैसे, और बिना टीचर के गाइडेंस के उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो पहली बार इनके इन प्रकार ने हम लोगों ने भिक्षुओं को बुला करके कार्यशाला लगाई। फिर थोड़ा हमने भी सीखे, तो हमने भी कार्यशाला लगाई। थोड़ा पढ़ते थे, थोड़ा बताते थे, थोड़ा पढ़ते थे, थोड़ा बताते थे। इस प्रकार ऐसा कर करके हम लोगों ने परीक्षा दी। तो पहली बार हम लोगों को फॉर्म फॉरवर्ड कराने में भी बड़ी कठिनाई हुई। लोगों ने कही पाली होती क्या है, हमको ड्यूटी करनी पड़ेगी, हम आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ऐसा तामझाम बताया उन्होंने। बहरहाल हम उन्होंने पूरा संघर्ष करके फॉर्म फॉरवर्ड कराए और परीक्षा दी तो हम लोगों को बड़ा अच्छा परिणाम आया। और करीब 300 में 3 लोग छोड़ करके बाकी सब उत्तीर्ण हो गए। तो हम लोगों को बड़ा वो आश्चर्य हुआ कि अरे हम लोग उत्तीर्ण हो गए। हम लोगों को खुशी भी हुई। तो हम लोगों ने एक सम्मान समारोह भी किया। जिन लोगों ने पाली भाषा से फॉर्म भरा उनको सम्मानित किया ताकि उनका भी मनोबल बना रहे। उसके बाद
तुरंत हम लग गए। हमने कहा कि 6-7 किताबें तो ना कोई बच्चा पढ़ सकता है, ना कोई बड़ा पढ़ सकता है, और बिना किसी अध्यापक के पढ़ाए वो पढ़ भी नहीं सकता है। तो फिर मैंने सारे अंशों को जोड़ करके एक किताब निकाली हाई स्कूल की। मैंने प्रफुल्ल गढ़पाल जी को दिया भी, बहुत बहुत विशेष लोगों को दिया भी कि आप इसके बारे में हमको राय दें। बहरहाल वो किताब बहुत अच्छी साबित हुई। मैंने उसमें जितना आपका कोर्स है वो दिया हुआ है, कैसे उसको पढ़ना है, कई नंबर का आप पढ़ेंगे, और अथवा करके आता है, अथवा वाली चीज को आप ना पढ़ें। जैसे अनुवाद अथवा निबंध आता है, तो आप निबंध तैयार कर लें, अनुवाद को आप छोड़ सकते हैं थोड़े समय के लिए। तो इस प्रकार कर करके हम लोगों ने, ताकि हमारा स्कोरिंग रहे, ऐसा करके हम लोगों ने फिर इस साल फिर फॉर्म भरवाए। इस साल भी करीब 450 लोगों ने फॉर्म भरा है, और जिन्होंने पर साल हाई स्कूल दिया था वो इंटर में आ गए। इंटर का फॉर्म, पहले मैंने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, फिर मैंने इंटर का फॉर्म भरा। इंटर का फॉर्म भरने में हमको ये दिक्कत आई कि इंटर का कोर्स कहाँ से लाया जाए, क्योंकि इसमें चर्या पिटक धम्पद ऐसा ऐसा करके काफी कुछ था। और सबसे बड़ा तो उसमें महापंडित सूत्र था, जिसमें करीब 30 नंबर का आता है। महापंडित सूत्र मुझे समझ में नहीं आया। बहरहाल किसी तरह से उसकी मैंने 5-6 पेज का पूरा जिस्ट बना के, फ्लो चार्ट बना करके, और कार्यशाला लगा के धीरे धीरे पढ़ाया, और इंटर में भी हम लोग के अच्छे नंबर आए। तो इस संबंध में मैं ऐसे अनुभव करना चाहता हूँ कि नंबर एक, चूंकि पाली शब्द से लोग परिचित नहीं है, इवन शिक्षा विभाग में अध्यापक छात्र ये सब परिचित नहीं है। तो पहली बात है कि हमको लोगों से इसको परिचित कराना। परिचित कराने में सबसे बड़ा माध्यम है कि आप पहले से अगर हाई स्कूल किए हुए हैं, हाई स्कूल उत्तीर्ण है, तो एकल विषय से फॉर्म भर दें और उसको पढ़ें। तो पहली बार हम लोगों ने पढ़ा। इस साल भी जब हम लोगों ने फॉर्म भरा, इंटर हाई स्कूल दोनों से भरवाया, तो हमारे साथ बच्चों ने भरा जो बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 4-5 साल हाई स्कूल किए हो गया। तो इस साल हमारे साथ ऐसे बच्चे ज्यादा संख्या में हैं जो 3 साल चलते, 4 साल पहले, 2 साल पहले हाई स्कूल या इंटर किए हुए हैं। तो इस प्रकार से मैंने पाली से लोगों को परिचय कराया कि पाली शब्द से लोग जानेंगे कि पाली है क्या। और परिचय होने के बाद जब हम नहीं जानेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे पाली है। तो चूंकि मैंने हाई स्कूल किया था, तो मैंने बच्चों को बताया भाई हाई स्कूल ऐसे होता है, इंटर ऐसे होता है, ये पढ़ो ये पढ़ो। तो पहली बात है कि पहले हम स्वयं परिचित हों, और इसके लिए हमको स्वयं स्वयं लगना पड़ेगा। इसीलिए मैं स्वयं पहले हाई स्कूल किया, स्वयं इंटर किया। और मैं सारे अभिभावक जो हाई स्कूल पास हैं, केवल और केवल इसकी संख्या बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए सरकार को कि अभी पाली पढ़ने वाले काफी लोग समाज में हैं, आप अच्छी संख्या में फॉर्म भरें। हम चाहते हैं कि शाम हजारों लाखों संख्या में लोग फॉर्म भरें। एकल विषय पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो एकल विषय से ज्यादा लोग समझ, ताकि ज्यादा लोग जाने। और दूसरी बात, जब हम पढ़ेंगे तब हमारे साथ बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़े रहेंगे तो बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं। तो पहला है, इसको पॉपुलर बनाने के लिए हम लोग स्वयं पढ़ें। दूसरा, बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटी क्लास से, जैसे मुस्लिम है वो उर्दू उनके बच्चे पढ़ लेते हैं चाहे जैसे पढ़ाते हो, पंजाबी हैं गुरमुखी पढ़ लेते हैं चाहे घर में ही पढ़ते हो, चाहे कैसे भी पढ़ते हो। इसी प्रकार से हम लोगों को आदत डालनी होगी कि हमारे छोटे बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के घर में है, अपना कोर्स पढ़ते रहें, लेकिन उनको पाली के शब्दों से, पाली की लिपि, धम्म लिपि से इसे धीरे धीरे उससे परिचित कराते रहें, ताकि इससे वो अच्छी तरह परिचित हो जाए। और तीसरी बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, इसमें आपको 3 भाषा पढ़नी है। हिंदी यूपी में है, हिंदी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत, पाली और ये सब भाषाएं उपलब्ध हैं। तो हमारा आग्रह है कि हम और हमारे बच्चे जो त्रिभाषा फार्मूला है उसमें अंदर पाली को ऑप्ट करें, पाली को पढ़ें। पाली पढ़ने का लाभ ये है कि पाली से हम सीधे बुद्ध वचन पढ़ते हैं, क्योंकि सारा बुद्ध वचन पाली में है, और अगर हम पाली पढ़ते हैं तो बुद्ध वचन पढ़ते हैं। तो भगवान ने जो कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आचरण ठीक करना, हम जब बुद्धिज्म को पढ़ते हैं हमारा आचरण अपने आप ठीक होने लगता है। जाने अनजाने हम बुद्ध धर्म से जुड़ी चीजों को पढ़ने लगते हैं, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार में सुधार आने लगता है। और दूसरा, हमारी जो मूल संस्कृति है, जो 2500 साल पुरानी संस्कृति है, हम उससे जुड़ जाते हैं। लिपि, बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन था कि लिपि भाषा में क्या अंतर? तो पाली जो है, सम्राट अशोक ने धम्मलिपि में लिखा, उसकी भाषा पाली है। लेकिन आज पाली जो है वो नागरी लिपि में लिखी जाती है।
तो शुरू में फॉर्म भरा है लोगों, तो लोगों को अरे हमको तो लिखना पड़ेगा उसमें धमलिप में, नहीं कहा, हमने कहा धमलिप नहीं लिखना है। लिपि अब बदल चुकी है, भाषा पाली जरूर है, लेकिन लिपि अब जो है वो नागरी लिपि हो चुकी है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपको नागरी में लिखना है। तो इस प्रकार से अगर पाली को जन जन तक पहुंचाना है, तो पहले हम परिचित हों, हमारे समाज के लोग परिचित हों, बड़े बूढ़े परिचित हों, उसको जानते रहें, तब अपने बच्चों को उसको पढ़ा सकते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है, पूरे भारत में केवल यूपी ही ऐसा राज्य है जहाँ पे हाई स्कूल इंटर दोनों में उपलब्ध है। तो मैंने इसी असुविधा को दूर करने के लिए हाई स्कूल की पुस्तक लिखी, इंटर की पुस्तक लिखी, हमको सामग्री भिक्षुओं ने दी, लेकिन मैंने उसको इन ऑर्डर करके अध्याय वाइज उसको बना दिया है। और चूंकि उसका वजन 250 ग्राम से नीचे है, 500 ग्राम तक का रजिस्टर्ड पार्सल जा सकता है, तो हाई स्कूल की 2 पुस्तक करीब 10-15 जगह लोगों ने आउट स्टेशन भी मंगाई, मैंने बाई पोस्ट भी उनको भेजी। हमने कहा फॉर्म भरिए, पुस्तक उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो कई लोगों को मैंने पुस्तक जो है बाई पोस्ट भी भेजी। तो इस दिशा में मैं यही कहना चाहते हैं कि हम पहले स्वयं परिचित हों, फिर हम लोग प्रयास करें कि विद्यालयों में ये पढ़ाई जाने लगे, और विद्यालयों में पढ़ाने के लिए फिर बाद में हमको ट्रेंड टीचर की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे इसका आइडिया नहीं कि कैसे क्या होता है, लेकिन हमें लगता है बीए बीएड, अगर बीए में उनका पाली विषय है तो उनका बीएड वैलिड हो जाएगा, मतलब क्वालिफाइड टीचर हो सकते हैं। तो इस संबंध में आप लोगों की भी राय जानना चाहते हैं कि इसको बड़े स्तर पर और व्यापक स्तर पर हम लोग कैसे फैलाएं। हम तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, इस साल हमारा टारगेट है कि कम से कम 1,000 से ज्यादा लोग हाई स्कूल का फॉर्म भरें, और हमारे पास 400 लोग हाई स्कूल के हैं, तो मेरा ख्याल है कि 200-250 तो इंटर करेंगे करेंगे इस साल। तो इसको प्रचार प्रसार के लिए फैलाने पे इस शब्द से परिचित हो, पहले तो हम इस शब्द से ही परिचित बहुत लोग नहीं है क्या चीज। तो मेरा आग्रह यही है कि इसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो ऑलरेडी हाई स्कूल पास हैं वो इसको अपनाएं, पढ़ें। किताब उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी, नए सत्र की किताब जो भी उसमें एडिट हो करना होगा मैं एडिट करके, मैं जैसे ही कोर्स यूपी बोर्ड से निर्धारित होता है, अगर परिवर्तन होता है तो मैं इसमें परिवर्तन करके आपको प्रिंट करा के उपलब्ध होऊंगा। पूरे भारत में, पूरे यूपी में जहां भी आपको जरूरत पड़े, मैं उस पुस्तक को बाई पोस्ट भेज दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं मेरी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी वाणी को यहीं विचार दें। इसके बारे में और कुछ अगर जानना चाहें तो मैं और बता सकता हूँ, मेरा इतना ही अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं थोड़ा एक बात सर से जी रिक्वेस्ट करना जी चाह रहा था। जी सर। जी जी, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को तो पाली सीखने परीक्षा देने के लिए हम लोग उत्साहित कर ही रहे हैं। जी बच्चों को कैसे हमको उत्साहित करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि पूरे प्रदेश में शिक्षक है नहीं, केवल 3 ही शिक्षक है। तो ऐसे स्कूल जहाँ पर शिक्षक नहीं है, बच्चों को कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं कि वे पाली भाषा को एक विषय के रूप में चुने। हाँ, हमारे ख्याल में सर हमको 6 क्लास से उसको शुरू करना पड़ेगा, 6वीं क्लास से। और 6वीं क्लास के लिए पहले तो क्योंकि हमारे पास पुस्तकें होनी चाहिए, मैं दूसरे 10वीं जो और विद्यालय 12वीं होने की चाहिए उनको। बोर्ड क्लासेस में मैं कहना चाह रहा हूँ, जी है ना। उसमें जैसे लेंगे तो एक डेटा बनता है ना, जितना ज्यादा डेटा रहेगा गवर्नमेंट के पास कि इतने बच्चों ने पाली से एग्जाम दिए, अच्छे नंबर लेके आए, तो वो भी पाली के प्रमोशन के लिए भविष्य में एक अच्छा जी जी मार्ग जी बन सकता है। तो हम लोगों को प्रदेश व्यापी एक कार्यक्रम इस दिशा में चलाना चाहिए जागरूकता के लिए। जी 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 क्योंकि जो विद्यालय हैं वो अपने यहाँ आप करें, उसको पढ़ें, लेकिन सबसे पहले हम खुद जाने, पहले हम ही खुद नहीं जानते पाली है क्या, हम अब बच्चों को क्या बताएंगे। हमारा बच्चा क्या पाली पढ़ेंगे तो अभिभावक कहेगा ये पाली क्या है। तो सबसे पहले अभिभावकों को जानना जरूरी है, और अभिभावक को जानने के लिए ये जो एकल विषय का अभियान है ये बहुत हमारे लिए सहायक हो रहा है। अब जिन लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा दे दी है वो अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, इंटर कर चुके हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, सबको प्रेरित करते हैं भाई चलो भाई इस बार पढ़ना तुम भी, ये 3 घंटे की परीक्षा देनी और कुछ नहीं करना है। तो ये पहले स्वयं जितने भी हाई ज्यादा एजेड के लोग हैं जो पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं उसके लिए उनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा इसके प्रचार प्रसार के लिए।
बच्चों को भी लगता है कि जब हमारे बाप दादा पढ़ रहे हैं, चाचा ताऊ पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ना पढ़े। हमने पढ़ा, हमारी पत्नी ने पढ़ा, हमारे आगरा में हमारी बेटी है, वो भी मेडिकल कॉलेज में वो है, तो प्रोफेसर है सर। हमारे दामाजी पीडियाट्रिशियन है। मैंने उनको फोन पे पढ़ा है, मैंने उनको थोड़ा सा स्कोल्ड भी किया कि सर आप फॉर्म भरिए। दोनों ने आगरा में केवल 2 फॉर्म भरे, हाई स्कूल दोनों उत्तीर्ण हुए, और इस बार उन्होंने इंटर का फॉर्म भरा आगरा से ही, और दोनों फिर उत्तीर्ण हुए। केवल मैंने फोन पे ऑनलाइन उनको पढ़ाया। तो इसके प्रचार हर जिले में जो है, इसको प्रचार प्रसार किया जाए। जब तक हम नीचे की तैयारी करें, ऊपर की तैयारी मेरी बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है इस बार हर जिले से कम 10-20-50, 10-20-50, 100-50 फॉर्म हर जिले में भरे जाए, ताकि हर जिले के लोग जान जाएं कि पाली है क्या भला। हम तो लखनऊ में प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ में भी हम 2-3 लोगों को कहा है कि कम से कम 200-400 फॉर्म लखनऊ में भी भरे जाएं। और करना कुछ नहीं, आपको शुल्क अदा करना है, 200-250 रुपए का शुल्क है। फॉर्म भरिए, परीक्षा लेना सरकार की जिम्मेदारी है, रिजल्ट दिखाना सरकार की जिम्मेदारी है, कुछ नहीं करना। आप जाइए प्रेम से, केवल परीक्षा दिए चले आइए। और सबसे बड़ी बात है, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि पाली पढ़ने वाले इतने लोग हैं। जो लोग एकल विषय से या वैसे भी प्राइवेट रूप में पढ़ा रहे हैं, सरकार के आंकड़ों में दर्ज नहीं हो रहा है, तो सरकार की नजर में उसकी अहमियत नहीं है। यूपी बोर्ड की परीक्षा देते हैं, उसके लिए सरकार में बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है। कुछ भी होगा तो यूपी बोर्ड से आंकड़ा मांगा जाएगा, कितने पाली, कितने मराठी पढ़ने वाले, कितने मलयालम पढ़ने वाले। यूपी बोर्ड बताएगा कि कितने लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप हजारों की संख्या है, तो यूपी बोर्ड बताएगा हजारों की संख्या में लोगों ने पढ़ा। तो पहला अभियान तो हमको एडल्ट पे करना है। जैसे पहले एडल्ट एजुकेशन का चला था कि हम लोग, हमारे भाई बंद ये सब जान जाए पाली है क्या। बच्चे तो उसके बाद जानना शुरू करते हैं, मदर जान जाए, बहू जान जाए, हमारी छोटी बहू है, ये सब जान जाए। हमने तो अपनी बहुओं को भी बताया था। परिवार में हमारा खाना लंबा है, हमारे बहू ने, हमारे छोटे भाई के बच्चों ने, सबने भरा था, परीक्षा भी दी उन्होंने। और तो एक कठिनाई और आई थी सर, इलाहाबाद में इंटर का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ। सब ने मना कर दिया कि यहाँ फॉरवर्ड नहीं होगा, और 19 लोग इंटर करने वाले थे। मैंने उनको प्रतापगढ़ मांगा, हमने कहा नहीं, हमको फॉर्म दीजिए, हम संख्या नहीं कम होने देंगे। 19 लोगों का फॉर्म इलाहाबाद के मैंने अपने हाथ से फॉरवर्ड कराया, और उसमें 2 या 3 लोगों ने छोड़ के बाकी सब आए, परीक्षा दिए, उत्तीर्ण हुए सर। तो हम लोगों को तो रात दिन इसमें लग जाना पड़ेगा कि पहले ये एडल्ट एजुकेशन हो, लोग परिचित हों, अभिभावक परिचित हों, तब वो अपने बच्चों को बताएंगे। और अभिभावक नहीं परिचित होंगे तो बच्चे को, अरे जाने दो, क्या करोगे इसको पढ़ के, क्या होगा, दुनिया भर की बातें करेंगे सर। तो पहले अभिभावक को ट्रेन करना पड़ेगा। अभिभावक ट्रेंड हो जाएंगे, तब बच्चे उनके पीछे पीछे अपने आप चलेंगे। इस साल ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा है जो 2 साल 3 साल पहले इंटर हाई स्कूल किए हुए हैं। पिछले साल बहुत कम थी, इस साल ज्यादा है सर, अगले साल और ज्यादा होगी। हम लोग आउट ऑफ सीन हो जाएंगे। वो बच्चे खुद एक दूसरे को, जब उनको यूपी बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है छपा छपाया रंगीन, तब उनके अंदर प्रेरणा जाती है, अरे मैं तो एक लैंग्वेज का और जानकार हो गया। बड़ा अच्छा अनुभव होता है सर इसमें। तो हमको पहला प्रयास तो मास बढ़ाने के लिए होना चाहिए। फिर हम अपने घर में बच्चों को जब हम पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ी रहेंगी, हमारे गेस्ट आते हैं, टेबल पे आप रखिए पाली की किताब, हाई स्कूल इंटर, हाँ भाई क्या है, आप बताइए उनको, जहाँ भी जाइए उनको बताते रहिए। सर इसमें मैंने एक पत्रक छापा है, मैं भेजूंगा आपको, पाली के प्रति हमारा दायित्व क्या है। मैं भेजूंगा आपको, उसको मैंने बहुत मेहनत से छापा है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे सम्राट अशोक की लाट नोटों पे हुआ करती थी, जल चिन्ह में, सरकार ने उसको किनारे कर दिया। सरकार के पास निर्णय का अवसर था, उसने किनारे कर दिया। आपने बहुत मेहनत की, उसको केंद्र में लाया जाए, नहीं आ सकी। क्यों? वो गवर्नमेंट के हाथ में था करना ना करना। तो आज आपके हाथ में है पाली पढ़ना ना पढ़ना। जब सरकार ने अवसर दिया है तो अवसर का उपयोग करिए। ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए लगते हैं सर इसमें, आप उस अवसर का उपयोग करिए, उसको बढ़ाइए। और जो प्राइवेट रूप से पाली पढ़ा रहे हैं, उससे पाली पढ़ तो लोग जाते हैं, लेकिन वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं दर्ज होता है। तो मेरा आग्रह है सर कि आप कुछ नहीं करना, आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट से जाके परमिशन लीजिए, एक एप्लीकेशन दिए, सर मैं पाली की परीक्षा देना चाहता हूँ। बस सर, अगर परमिशन मिल जाती है, परमिशन अक्सर मिल ही जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। आप छुट्टी लीजिए, 3 घंटे की परीक्षा देना है बस, और कुछ नहीं करना।
आप जॉब करते रहे, कुछ भी करते रहिए, आपको केवल और केवल 3-4 घंटे निकालने हैं केवल परीक्षा देने के लिए, बस। एक पेपर होना है इसमें, तो बहुत ज्यादा लोड भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप एडल्ट एजुकेशन पे हमको पहले ध्यान देना। लोग भरने लगे, हमारे पीछे तो बच्चे चलेंगे चलेंगे सर। फिर अपने घर में हम लोग तो रखें, पुस्तकें रखें, छोटे बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं, लिखाएं। जैसे उनको चित्र बनाते, ABCD बताते हैं, तो कभी कभार पाली वाली भी पुस्तक निकाल के बता दें कि ऐसे लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है। हम तो फोल्डर रखे हुए हैं सर, दम्भलिपि का। जहां भी जाते हैं मैं फोल्डर खोल के शुरू हो जाता हूँ, भैया सुनना, हमारी बात भी सुनना। हमारे मेडिकल कॉलेज के जितने भी 71 बैच के लोग थे, तो हम लोगों की मीटिंग साल हुआ करती है। अभी हम लोग गए, मिले थे ऋषिकेश में, तो वहां भी हम अपने कुलीग्स को पढ़ाया। अब लोगों को बहुत अच्छा लगा, अरे शिवमूर्ति ये भी जानते हो क्या? हमने कहा बिल्कुल जानता हो। तो मैंने अपने भाई बड़े 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 डॉक्टर 70-72 साल के, बड़ा अच्छा अनुभव होता है, अरे ऐसा है, अरे ऐसा है। हमने कहा ऐसे ही है। तो पहले उन लोगों के दिमाग में डालिए, बड़े लोगों के दिमाग में डालिए, पाली है क्या, दमलिपि है क्या, हमारा इतिहास है क्या। जीरो का आविष्कार सम्राट ने किया हुआ है, लेकिन वो चीज दब गई तो गायब हो गई। सम्राट अशोक ने लिपि का आविष्कार किया, भारत को पढ़ना सिखाया, पत्थरों पे लिखा, पत्थर जमी दो जो के पत्थर आज निकल रहे हैं। हम पढ़ना तो सीखें क्या लिखा है उसके अंदर। जी, बस यही विराम देना चाहता हूँ सर। और कुछ पूछना हो तो बताएं सर। जी थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर दूसरे वक्ता को आमंत्रित करूं? जी जी कीजिए कीजिए। अब मैं हमारे दूसरे वक्ता श्री सुभाष चंद्र साकी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री सुभाष चंद्र साकी जी। जी, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी लोगों को नमस्कार। क्या जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे। जी, धन्यवाद सर। आज के इस पाली एवं बौद्ध विद्या विशिष्ट व्याख्यानमाला में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा बौद्ध दर्शन विद्या शाखा पाली अध्ययन अनुसंधान केंद्र केंद्रीय संस्कृत और इसके आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी को, जिन्होंने मुझे पाली सीखने के लिए प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत साधुवाद है कि सरल और आसान तरीके से पाली को सिखाया, जिससे मैं प्रेरित हुआ और सीखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। मैं आपसे एक 30 दिवसीय अध्यापक प्रशिक्षण शिविर भी ले चुका हूँ और तभी से मैंने पाली को सिखाने का काम शुरू किया था। 2 बैच में ऑनलाइन निकाल चुका हूँ सिखाने के लिए। कुछ महीनों से ऑफलाइन क्लास भी शुरू किया है, क्योंकि मैं तो नौकरी में समय कम मिलता है, वो ऊपर से हमारे सहयोग करने वाले कम लोग थे। तो इसी कड़ी में दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बौद्ध शिक्षा के लिए मुझे प्रेरित किया है आचार्य प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में। उनसे भी वार्ता होती रहती है और उनका जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने धम्म को बड़े आसानी से सिखाया है। तीसरा अय्या जी साक्या धम्म जिन्ना, जिन्होंने मुझे अभिधम्मा की ओर
प्रेरित किया और मैंने अभिधम्मा उनसे सुना, समझा, प्रश्नोत्तर किए। उन्होंने एक अभिधम्मा की बुक भी निकाली है, वो भी उन्होंने मुझे भेजी थी, मेरे पास है। और तीसरे, पाली सीख कर कंपटीशन के लिए तैयारी करना और कैसे हम पाली का पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर कीर्तिलाल लोढ़ारे जी, वो अभी भी नेट यूजीसी के लिए क्लास चला रहे हैं और आज भी उनकी क्लास 9 बजे से है। मैं अक्सर उनके क्लास में भी जुड़ता हूँ और लाभ लेने का प्रयास करता हूँ। आज का जो विषय है, पाली भाषा का जन जन प्रचार कैसे। तो यहाँ शुरुआत करने से पहले मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा, जो कि सुत्त पिटक के महावज्ञ से लिया गया है। महास्कंद वज्ञ, इसकी एक बोध कथा है कि जब भगवान को ज्ञान प्राप्त हो गया था और बोध गया में भगवान ज्ञान प्राप्त करने के बाद विमुक्ति का आनंद ले रहे थे। तो उसी समय उन्हें तपस्वी और भल्ले नाम के दो बर्मी व्यापारी मिले। उन्होंने उन दोनों लोगों ने भगवान को मधुपिंड अर्पित किए। भगवान ने उनका आस्वादन लिया, खाया और फिर उठ करके ब्रजपाल नियोगृत वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और वहां सर भगवान के आवाज मन कम आ रही है। जी आवाज कम आ रही है सर। चलिए, मैंने पूरी आवाज कर दी। अब आ रही ठीक से। तो भगवान को एक प्रश्न उठा कि मैंने यह जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बड़ी कठिनता से साक्षात्कार करने वाला है और बड़ा ही दुख के द्वारा इसकी प्राप्ति हुई है। ये शांतिदायक है, उत्तम है, तर्क से अखंडनीय है और पंडितों के द्वारा ही ज्ञेय है। इस धम्म का मैं आम जनता के साथ कैसे उपदेश करूं, क्योंकि ये काम भोग में इतनी लिप्त है और काम भोग का आस्वादन करके प्रसन्न है, इसी में खुश है। तो इन्हें मैं प्रत्यय सापेक्ष उत्पत्ति या प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कैसे सिखाऊं, कैसे बताऊं, जो इतना ध्रुव है। तो उसी समय संपत्ति ब्रह्मा आते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान आपने जो ज्ञान अर्जन किया है, ये ज्ञान अर्जन करने के बाद आप इस धर्म प्राण जनता को उपदेश दें ताकि लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर दुख से दूर रह सकें। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई थी कि आज समाज में जिधर भी देखते हैं तो लोग पाली के नाम से अभी परिचित नहीं है और जो थोड़ा बहुत तो परिचित भी हैं, वो पाली को सीखने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। प्रश्न करते रहते हैं, पूछते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि वास्तविकता तो ये है कि श्रेष्ठ, शुद्ध, शांतिमय और सुखमय जीवन जीने के लिए अगर आप जीने की कला सीखना चाहते हैं तो पाली भाषा और बौद्ध विद्या का अध्ययन करना आपको अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि और सील है तो आप आगे समाधि और पहिया की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि पाली भाषा सीखते हैं तो स्वतः ही सुत्तों का अध्ययन करने, और जब सुत्तों का अध्ययन शुरू हो जाएगा तो जो भी नैतिकता और धर्म है से उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि किसी भाषा का अनुवाद अगर हम, तो वो अनुवाद उतना आनंददायक नहीं होता है जितना कि मूल भाषा से जो ज्ञान अर्जित होता है
उससे आनंद प्राप्त होता है। इसी कड़ी में मैं पाली भाषा के प्रचार समस्या है वो ये है लोगों को इसकी जानकारी कम होना और इसके प्रति रुझान कम होना, क्योंकि बहुत पुरानी भाषा है। लोग समझना नहीं चाहते, उसको पढ़ना नहीं चाहते। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए सबसे सरल चीज़ ये है कि जो ग्रामीण परिवेश है हमारा वर्तमान में, उस ग्रामीण परिवेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन लगभग 20 से 25% शब्द आज भी पाली भाषा के हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कृषक, तो वो कहता है कृषक किसान, भोपाल राजा। तो सरल शब्द जब इस्तेमाल किए जाते हैं, रुख, रुख गांव में आज भी कहते हैं पेड़ रुख, तो ये पाली के शब्द हैं। और ग्रामीण परिवेश की भाषाओं में इतने समाये हुए हैं कि उनको बताना है कि ये बोल रहे हैं यही पाली है। पाली के लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है, केवल विभक्तियां और रूप याद कर लीजिए और इसी भाषा से आपका काम चल जाएगा। इसे परिचित कराना कि जो आप सामान्य बोलचाल में भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें 20 से 25% शब्द पाली भाषा के हैं। दूसरा, पाली भाषा के प्रसार प्रचार के लिए यह है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करें और उनसे संपर्क करने के बाद उन्हें बताएं कि पाली कितनी सरल और बोधगम्य भाषा है। इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो कितना आनंद आता है। जब हम थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं तो शुद्ध पढ़ते हुए अकेले ही पढ़ने में पूरा आनंद आने लगता है। और लोगों की जो पारंपरिक धारणा है कि अगर पहले तो ये सीखने का कोई औचित्य नहीं है, अगर हमने सीख भी लिया तो हमें इससे लाभ क्या होगा, क्या हमें इससे सुविधा होने वाली है। तो यहाँ मेरे लिए ये प्लस पॉइंट है कि मैं फर्रुखाबाद में रहता हूँ और फर्रुखाबाद से जो हमारा संकिसा है, जहाँ के भगवान ने अभिधम्मा का उपदेश दिया था, यहाँ से मात्र 40-45 किलोमीटर दूर है। तो क्षेत्र के लोग जाते रहते हैं संकिसा में, तो वहाँ लगभग 15-20 देशों के बुद्ध विहार बने हुए हैं और प्रतिवर्ष वहाँ मेले लगते हैं। तो लोग मेले में जाते हैं, धम्म यात्रा निकालते हैं, शामिल होते हैं और उन्हें ये भी पता है कि भगवान बुद्ध यहाँ आए थे। तो पाली सीखने के लिए लालायत तो रहते हैं, लेकिन समय की उनके पास कमी रहती है। तो उन्हें ये बताना कि पाली सीखने के बाद आप एक अच्छे मोटिवेटर बन सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम शील पालन के द्वारा समाधि, समाधि मतलब मन को और शरीर को वश में करना, और जब ये दोनों हमारे वश में हो जाएंगे तो हम प्रज्ञा को जागृत कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी सत्यनारायण गोयनका जी बताते हैं कि प्रज्ञा और समाधि ये तभी जागते हैं जब हम शीलों का पालन करते हैं। और शील पालन, जिनमें कि 5 शील हैं, सब लोग जानते हैं। अगर आप शीलों का पालन शुरू कर देते हैं और इसी के साथ विपස්සना भी करते हैं तो आपको पूर्ण लाभ होगा। मैं इसी चीज़ को ध्यान में रख करके पाली सिखाने का एक काम शुरू किया है। और इसके लिए मैंने, बड़े लोग तो आते हैं, समय कम है, लेकिन बच्चों को सिखाने का मैंने काम शुरू किया है, क्योंकि बच्चे अगर सीखते हैं तो बड़े होकर के यही एक नागरिक बनेंगे अच्छे, और जब अच्छे नागरिक बनेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण भी होगा और पाली भाषा के माध्यम से उन्हें अपना कैरियर बनाने में बहुत अच्छे चांस मिलने वाले हैं। जैसा कि आचार्य जी श्री गढ़पाल जी ने सभी लोगों को बताया ही है कि पाली को अभी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है, भारत सरकार ने दे दिया है।
तो ऐसी स्थिति में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पाली की भी बनेंगी तो लोगों को, या जो ये बच्चे पढ़ लिख के तैयार होंगे तो उन्हें प्राध्यापक, प्रवक्ता, प्रोफेसर आदि बनने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आप पाली सीख रहे हैं तो गाइड की जरूरत हर जगह पड़ती है, और विशेषकर हमारे पास जो संस्था है इसको सरकार भी विकसित करने जा रही है और काम चल रहा है। तो पर्यटन और हेरिटेज के क्षेत्र में असीम संभावना है, जिससे कि आप अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनंत अवसर हैं जिनसे कि हम पाली के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मैं क्लास चला रहा हूँ इसमें चूंकि समय नहीं मिलता है तो मैं रविवार को 2-2.5 घंटे बच्चों को बुला के पाली भाषा पढ़ाता हूँ और उनको बोलने का प्रयास करवाता हूँ और लिखने का भी प्रयास करवाता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं प्रयत्ति के साथ साथ पठपत्ति का भी अभ्यास करवा देता हूँ। 10 मिनट का आनापान प्रारंभ में और 10 मिनट का आनापान क्लास के अंत में, ताकि बच्चे शील पालन के लिए और अपने मन को एकाग्र करने के लिए तैयार हो सकें और धीरे धीरे आगे की जो उनकी सीखने की प्रवृत्ति है वो बढ़े और अपने आप को वो सहज महसूस कर सकें। ये थेरवाद, महायान, वज्रयान, पाली के माध्यम से हम सारी चीज़ें जो दी गई हैं, चाहे वो थेरवाद की हों, चाहे महायान की हों, चाहे वज्रयान की हों, सब कुछ सीख सकते हैं। और पाली एक ऐसी भाषा है जो कि संस्कृत के बहुत करीब है। पाली से ही संस्कृत बनी है, तो दोनों भाषाओं में बहुत साम्यता है। केवल द्विवचन का विशेष अंतर है, बाकी का लगभग एक जैसा सामान्य हो जाता है। तो पाली, संस्कृत और तिब्बती, इन भाषाओं को अगर आप सीख लेते हैं, वैसे अक्सर सभी लोग हिंदी, अंग्रेजी तो जानते ही हैं, पाली को सीखना है और सीखने के बाद इतने ग्रंथ या पांडुलिपियां हैं जिनको कि हम पढ़ के उनका अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद करने के बाद पुस्तक के रूप में उनको प्रकाशित कर सकते हैं। इस तरीके से अभी जैसा कि डॉक्टर मौर्य जी ने बताया था कि आप धम्मलिपि पढ़ा रहे हैं, तो धम्मलिपि के माध्यम से सिंगली, बर्मी, थाई, खमेर आदि लिपियों को भी हम एक दूसरे में लिप्यंतर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अच्छे से शुरुआत करने की। अगर कुछ भी नहीं हो पाता है तो जैसे ध्यान केंद्रों में आप कहीं भी जा सकते हैं या पुस्तक लेखन कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप अपना एक एनजीओ बना करके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके सेवा कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस भगवान के धर्म का लाभ ले सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है और इसमें मैं आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी का सहयोग लेता रहता हूँ और जो भी ज़रूरत होती है वो कंसल्ट कर लेता हूँ और आप बड़े सहृदय के साथ सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापक हूँ और इस समय मैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बड़पुर फर्रुखाबाद में हूँ। इससे पहले मैंने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद में 13 साल तक प्रशिक्षक का कार्य किया है और इस समय मैं ERP के तौर पर काम कर रहा हूँ। समय की बड़ा
किल्लत रहती है, बहुत कम समय मिलता है। पूरे दिन फील्ड में जाना पड़ता है, विद्यालयों में जाना पड़ता है, फिर शाम को मीटिंगें होती हैं। जो भी समय बचता है रविवार का, उसको मैं 2-2.5 घंटे बच्चों को बुला के पाली सिखाता हूँ। और लगभग 25 बच्चों ने नामांकन कराया है। और हमारे साथ में 5 लोग और हैं हमारे सहयोगी, जो हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं और धम्म सेवा भी करते हैं। आचार्य जी, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 25 बच्चे और 5 लोग बड़े हैं। अब ये और बढ़ेगा, कारवां धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये सभी लोग 10 डेज किए हुए हैं, कोई 2 किए हैं, कोई 4 किए हैं, कोई 5 किए हैं। 10 डे विपස්සना किए हुए हैं। और जितने भी बच्चे मेरे पास हैं, लगभग उनमें से बच्चे 3 दिवसीय या 7 दिवसीय विपස්සना कोर्स किए हुए हैं। तो इस तरीके से अ, जो जीने की वास्तविक कला सीखने के लिए जो लालायत लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं। और मैंने ग्रुप भी बनाए हुए हैं 2-3। उसमें एक ग्रुप अध्यापकों का ही है, उसमें सभी अध्यापक हैं। और अध्यापक लोग सीखने का मन बना रहे हैं, और बहुत जल्दी ये बड़े पैमाने पर शुरू हो पाएगा। और चूंकि मैंने ये कोरोना काल में ही सब सीखा था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने जो कुछ भी सीखा है सब ऑनलाइन ही सीखा है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय वीआरआई को जाता है। वीआरआई के जितने भी कोर्स हैं आचार्य जी, वो मैंने लगभग सब कर लिए हैं, ऑनलाइन हुए थे। कोरोना काल में मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, लेकिन भगवान का जो है हमारे ऊपर हाथ रहा, जिससे कि आज आप लोगों के सामने हूँ। और मैं सोचता हूँ जब तक हूँ तब तक इस धम्म के कार्य में लगा रहूँगा, और जितना हो सकेगा उतना करता रहूँगा। अ, इसमें इस समय सुल्तानपुर से जो डॉक्टर मौर्य जी जुड़े हैं, मेरे एक साथी भी हैं, जो सुखदानंद बुद्ध विहार के साथ जुड़े रहते हैं। श्री राकेश कुमार चौरसिया। राकेश कुमार चौरसिया, हाँ राकेश जी हैं, हमारे साथी हैं। और हम लोग अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। इसी के साथ आचार्य जी, यहाँ मेरे साथ सहयोग करने वालों में नवीन कुमार साकी जी हैं। ये कम से कम 10 10 डे शिविर किए हुए हैं, और सेवा तो इनकी तमाम है। और दूसरे हैं प्रताप सिंह साक, और नवीन कुमार साक और प्रताप सिंह साक, इन दोनों लोगों की एक एक बेटी हमारे यहाँ पाली सीख रही है। और एक और साथी हैं सत्यवीर सिंह जी, आप शिक्षक भी हैं, और आपकी भी बेटी हमारे यहाँ पाली सीख रही है, और ये स्वयं सीख रहे हैं। इसी तरीके से सुशील कुमार साक्य हैं, आप भी आ, विपස්සना के कई शिविर किए हुए हैं, और पाली में जो क्लास चलता है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी टीम है, और हम प्रयास करेंगे कि इस टीम को और आगे बढ़ाया जाए, और इसको बड़े पैमाने पर ले जा करके कार्य किया जाए। और सील पालन के साथ ही समाधि और प्रज्ञा के क्षेत्र में बढ़ करके अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए, धन्य बनाया जाए। तो इस तरीके से मैं पुनः आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इस प्लेटफार्म पर मुझे मेरी बात कहने का अवसर प्रदान किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप जब भी मुझे इस तरीके से अवसर देंगे तो मैं आपकी बात को मानूंगा, और जो भी मेरे जहन में होगा मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को, जिन्होंने बड़ी ही शांतिपूर्वक मुझे सुना। नंबर चाहे तो नोट कर लीजिए।
9450009931। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। और जितनी भी ऑनलाइन गतिविधियां हैं इसी नंबर से संचालित होती हैं। नंबर एक बार और देख लीजिए, 9450009931। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सभी लोगों को। नमो बुद्धाय। आचार्य जी। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी सर। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आपके बीच में हमारे जो है काफी प्रबुद्ध लोग हैं। आप लोग अपने कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहन जी, एक सवाल ये है। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ आवाज। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हेलो हाँ, नमो बुद्धाय। हेलो। बोले बोले आप, प्रश्न बोले आप। जैसे हम सीबीएसई बोर्ड से हमने हाई स्कूल कर ली या इंटर कर ली, तो उसमें हम कैसे भरें सर? हो सकते हैं क्या पाली भाषा में हाई स्कूल इंटरमीडिएट? हाँ, इंटरमीडिएट आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की किसी भी ऐसी कॉलेज से जो राजकीय कॉलेज का दर्जा प्राप्त हो, या अनुदानित कॉलेज हो, जहां आप एडीएल एडिशनल के रूप में एक सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। अब इस सत्र से ये बताया जा रहा है कि हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम शायद खत्म हो जाएगा, तो आप इंटर का तो भर ही सकते हैं। और सर हाँ, वो तो हाई ठीक है सर। स्कूल। जी। सर जैसे किसी बच्चे ने किसी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से वो करा है, सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल, तो वो हम्म। इसमें कर सकता है इसमें? हाँ, क्यों नहीं कर सकता। तो दोनों बोर्ड में एक साथ? स्टैंडर्ड तो उसका 10 और 10+2 का है ना, तो वो भर सकता है। ठीक ठीक सर। अच्छा, इस साल हाई स्कूल होगा? क्योंकि ऐसा है, जो एक सब्जेक्ट से हाई स्कूल में पालिका भरना चाहते हैं, उनको शायद ये कह के रोक दिया जाता है कि आप हाई स्कूल में प्रैक्टिकल कैसे देंगे, तो आप रेगुलर ही भरिए। मुझे ये बताया गया था, यहाँ जीआईसी में मैंने संपर्क किया था, तो वो कह रहे थे कि हाई स्कूल प्रैक्टिकल है, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आप प्राइवेट फार्म भरेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा, इसलिए मना किया गया था। तो मैंने भी इंटर का फॉर्म भरा था, इंटर किया था एक सब्जेक्ट से एडिशनली, तो वो आसानी से हो गया था। सवाल और है कि सर ये इस तरह की जो कार्यशालाएं मिल जाए तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। जी। जी सर। ठीक है, जो भी हाई हेलो। स्कूल के लोग, जी, हाई स्कूल के लिए आपसे संपर्क करेंगे। और जी हेलो। जी बताएं। आज पूरे इंडिया में आप कहीं से भी इस साल मैंने महाराष्ट्र बोर्ड के लोगों को भी हाई स्कूल का भरवाया था। पूरे इंडिया में किसी भी बोर्ड कहीं से भी आप हाई स्कूल उत्तीर्ण हो, यूपी बोर्ड में फॉर्म भर सकते हैं। प्रैक्टिकल की कोई दिक्कत नहीं आती, प्रैक्टिकल हो जाता है सर। अच्छा, एक पूरे सब्जेक्ट भारत से। में आप कहीं से भी हाई स्कूल, कहीं से भी किसी भी बोर्ड में किसी भी समय पास हो, आपकी एज कितनी भी हो, आप यूपी बोर्ड से जी जी। भर सकते हैं। इस साल मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से करीब उत्तीर्ण हुए 9-10 लोगों का भरवाया था सर, कोई दिक्कत नहीं आई जी है। जी। ठीक है साहब, तो मैं फिर पूरे ट्राई भारत में करूंगा। आप कहीं से भी उत्तीर्ण हो, और कितनी भी आपकी एज हो, एज का कोई बार नहीं है। हाँ हाँ, एज एज बाउंडेशन तो नहीं है, ये तो है। एज बाउंडेशन नहीं सर, कुछ हम्म। दिक्कत नहीं आती। इस बार कम से कम हमारे 20-25 लोग आउट ऑफ यूपी थे सर एक जी। उनसे। सवाल, जी एक लास्ट सवाल सर जी ये है
कि मैं पाली से एमए प्राइवेट करना चाहता हूँ या दूरस्थ शिक्षा से, मेरा मार्गदर्शन करें। अभी ऐसा है, प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं गढ़पाल जी, वो बताएंगे। उन्होंने ये बताया कि अभी ऐसा कोई सरकार का या यूनिवर्सिटी का नियम नहीं है कि आप प्राइवेट बीए या एमए कर सकें। उसके लिए तो आपको रेगुलर ही क्लास लेना पड़ेगा। आपने भेजा था ना, नंबर मांगा था, चलिए, दे दी, मैं जौनपुर चाहूंगा वाला कि क्या है, ठीक है, आचार्य जो डॉक्टर गढ़पाल जी इस प्रश्न का जवाब दें, ज्यादा बेटर रहेगा। जी मैं जी अपनी बात आपके करेंगे सामने यार, रख सकता हूँ। सीखने का इंतजाम करो, जी मैं आता जी हूँ। जी। बीच में कोई बोल रहा है, थोड़ा म्यूट करिए सभी को, ठीक, हाँ, सुभाष चंद्र सकते हैं म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर जी। हम क्वेश्चन भेजे थे ना। हाँ, आपको एक बात बताना चाहते हैं और ये मेरी बड़ी चिंता भी है और बहुत दिनों से, कि पूरे भारत में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। आपको हमने बताया था कि पिछले दिनों 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय इस देश में है और 40-42 हजार 43 हजार के करीब कॉलेजेस है। लेकिन अब तक भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन पाया है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन से एमए पाली कर सके। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी तो है, वहाँ प्राइवेट होता है, लेकिन वहाँ एक समस्या आती है कि आपको जो परीक्षा का माध्यम है वो संस्कृत या पाली चुनना होता है। जी तो जी। वो ज्यादातर लोगों के लिए समस्या का सबब बन जाता है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि नागपुर यूनिवर्सिटी से भी एमए पाली किया करने की व्यवस्था थी, प्राइवेट कर सकते थे, लेकिन वो भी अब बंद हो चुका है। ऐसे में हम देखते हैं कि पूरे भारत में कहीं भी डिस्टेंस एजुकेशन से एमए करना संभव नहीं है। अ, तो हम ये प्रयास भी किया गया पिछली बार कि इग्नू के द्वारा ये व्यवस्था शुरू हो, और इसके लिए हमने काफी बड़ी संख्या में पत्र भी वहाँ के कुलपति को भेजा, लेकिन उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए अपने अपने एरिया में कि वहाँ के पास में जो भी यूनिवर्सिटी है और वहाँ ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज चलते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन का कोई विंग हो, तो वहाँ एमए पाली शुरू करवाने के लिए आप लोग वहाँ के कुलपति से मिल सकते हैं, और या भी जो डीन हो एकेडमी के, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है हमारे यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एमए पाली डिस्टेंस एजुकेशन से शुरू हो, लेकिन यहाँ चूंकि अभी एनईपी लागू हुआ है और इसके फ्रेम बन रहे हैं, इसलिए ये काम लगातार पिछड़ता जा रहा है, ठीक तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन कोशिश होगी कि अगले साल तक हम इसका कोर्स मटेरियल तैयार कर दे और यथा समय इसका आरंभ किया जाए। तो एक बड़ी समस्या है पूरे भारत में कि डिस्टेंस एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों से ये व्यवस्था आरंभ हो, डिस्टेंस एजुकेशन हो या ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग हो या पत्राचार माध्यम से पढ़ाई हो या अन्य ऐसे सोर्सेज जो कि रेगुलर क्लास हम नहीं ले सकते हैं, उस तरह से पढ़ाई के कुछ माध्यम तैयार हो। हम लोगों को, सभी लोगों को कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। मैं बार बार अपने वक्तव्य में कहता हूँ कि समाज को ही तैयार होना पड़ेगा, समाज ही जो कुछ करेगा तभी हो पाएगा। सरकारों की मंशा कुछ दिखाई नहीं दे रही है, ना ही विश्वविद्यालयों या एकेडमिक जगत में हमें कोई उत्साह दिखाई दे रहा है इस फील्ड में। यदि ये सब चीजें होगी तो बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि वो पढ़ाई करना चाहते हैं, इस तरह से उच्च शिक्षा में, और इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जी सर, एक जवाब और दे दीजिए सर। जैसे स्नातक स्तर पर या परा स्नातक स्तर पर आपके यहाँ प्रवेश के लिए डायरेक्ट बगैर हाई स्कूल इंटर किए भी एडमिशन हो जाएगा ना? किसमें? हाँ हाँ, हो जाएगा।
अब अभी तो इस समय पाली विषय नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन बौद्ध दर्शन विषय है। जी और नीचे की क्लासेस में वो बौद्ध दर्शन नहीं भी होने के बावजूद भी शास्त्री में एडमिशन मिलता है। हम सभी से जी निवेदन भी करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और हमारे डिपार्टमेंट की ओर से भी, कि इस जो एरिया से उत्तर प्रदेश में से जो 12वीं जी पास हो चुके हैं बच्चे, वो इस कोर्स में जरूर एडमिशन ले, क्योंकि हम तमाम प्रकार की बातें करते हैं, सुनते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि धम्म के बारे में लोगों को बहुत कम समझ है एकेडमिक रूप से। तो अपनी जी समझ बढ़ाने के लिए जब तक कुछ लोगों को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर बात को तो हम करियर की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे, हिंदी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशलॉजी से बीए करते हैं, बाद में एमए भी करते हैं, लेकिन उसका कोई एकेडमिक रोजगार की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से उतनी अपॉर्चुनिटीज उन विषयों में भी नहीं है। फिर भी तो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, तो क्यों जी नहीं जी धम्म का ही मार्ग हम चुने। और यहाँ वो जी सारी चीजें हैं, अगर कोई शास्त्री या बीए कर लेता है तो वो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी हो, या जो कुछ भी इस तरह की एग्जाम्स आती है, कंपटीशन एग्जाम्स, वो सभी एग्जाम्स को उसी तरह से वो समान रूप से फाइट कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कोर्स है, तो बल्कि बच्चा अगर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, उसकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, विषय पे अच्छा कमांड होगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसके लिए इतने सारे ऑप्शन हैं। मुझे लगता है कि भारत में जितने ऑप्शन नहीं है, उससे ज्यादा उसको विदेशों में ऑप्शन मिलेंगे, और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान वे बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा लक्ष्य लेकर इस फील्ड में आना चाहिए बच्चों को, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना चाहिए। यहाँ स्कॉलरशिप भी दी जाती है, हॉस्टल की सुविधा है, और टीचर भी इतने समर्पित है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, काफी सालों का उनके पास अनुभव है। और दूसरी बात है कि यहाँ बौद्ध दर्शन, पाली विद्या शाखा के जितने भी टीचर है तो बड़े करुणामय है, सभी सपोर्ट करते जी हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ जितने अध्येता है वो सभी जानते हैं। तो ये सारी सारी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो प्रवेश हो जाएगा आराम से किसी भी विषय से जी पढ़ते हो बच्चे। जी धन्यवाद। जी सर जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, ज्ञापन की ओर बढ़ सकते हैं मैडम, आप बताइए। थैंक यू सर। मैं बौद्ध दर्शन विद्या शाखा पाली अध्ययन अनुसंधान केंद्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर की संचालन समिति की ओर से इस आयोजन के लिए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ में मैं आप सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि इस सत्र में सक्रिय रूप से भाग लें, अपने प्रश्न और विचार साझा करें, ताकि हम सब मिलकर पाली भाषा के हाँ प्रचार के लिए एक सशक्त धनिया दिशा काट लो, कर सकें। अभी पका रहे हैं ना, अभी सीटी। अंत में मैं हमारे दोनों वक्ताओं डॉक्टर शिव मूर्ति लाल मौर्य जी और श्री सुभाष चंद्र साक जी को पुनः धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस सत्र के लिए अपना अमूल्य समय और अनुभव साझा करने की स्वीकृति दी। अब मैं श्री हरिलाल बौद्ध जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करती हूँ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बौद्ध दर्शन एवं पाली अध्ययन अनुसंधान केंद्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर की तरफ से पाली एवं बौद्ध विद्या विशिष्ट व्याख्यान माला कार्यक्रम का चौथा दिन है। चौथे दिन के कार्यक्रम
में तथा 3 दिन पहले से जो कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा 28 तारीख तक। इस कार्यक्रम में जो हम सबके लिए प्रतिदिन नए नए अवसर इस व्याख्यानमाला के जरिए ज्ञानार्जन का अवसर उपलब्ध कराया गया है। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय के कुलगुरु परम श्रद्धेय प्रोफेसर वरखेड़ी सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके बाद लखनऊ परिसर के निदेशक परम श्रद्धेय प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तदंतर आज के हमारे दोनों अतिथि जिसमें डॉक्टर शिव मूर्ति लाल मौर्य जी जो एक पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ आप का जो पाली भाषा के क्षेत्र में पाली भाषा को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, किस तरह से पहले प्रौढ़ लोगों को वयस्क लोगों को जागरूक किया जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए, उसके आपने जो भी प्रयास किया है, बहुत सारे आपने कैंप किया है। उन कैंपों के माध्यम से 300 से 400 लोगों को हर साल हाई स्कूल इंटर में परीक्षा दिला करके लोगों को पाली जन जन तक पहुंचाने का जो आपका प्रयास है, वो प्रयास निश्चित तौर पर हम सबके लिए प्रेरणादायी है और हम सब लोगों को ये सीख मिलती है, एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग भी अपना अपना डॉक्टर साहब की तरह से हम लोग अगर पाली के क्षेत्र में अपना योगदान करेंगे तो निश्चित पाली जन जन तक पहुंचेगी। इस अमूल्य योगदान के लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे दूसरे अतिथि सुभाष चंद्र साकी जी जो शिक्षा के में अपनी नौकरी करते हुए आप भी पाली को जन जन तक पहुंचाने के लिए और पाली के साथ साथ आपका ध्यान साधना के क्षेत्र में भी लोगों को मार्गदर्शन करने का जो प्रयास है, उन सारे प्रयासों के लिए मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये जो व्याख्यानमाला का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के समन्वयक हमारे विद्या शाखा पाली विद्या शाखा के विभाग प्रमुख माननीय परम श्रद्धेय गुरुचरण सिंह नेगी जी को भी धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के संयोजक परम श्रद्धेय डॉक्टर किशोर कुमारी जी और परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर जयवंत खंडारे जी, डॉक्टर प्रियंका जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस व्याख्यानमाला का सफल सत्र संयोजन करने के लिए सुमन कुशवाहा जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा आज का सत्र संचालन किया और इस कार्यक्रम में जुड़े जितने भी लोग हैं, अध्येता अध्येत्री से लेकर के जो भी गणमान्य लोग, हमारे प्रोफेसर साहब से लेकर के जो लोग भी जुड़े हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के अंत में जो समापन
सर इस सत्र का समापन किया जाए। सर। हाँ हाँ, समापन कीजिए। अच्छा, तो अंत में धम्म पालन गाथा के साथ आज के सत्र का समापन होगा। मैं इस गाथा को शुरू करता हूं। जो लोग भी अगर चाहे तो बोल सकते हैं। मैं शुरू करता हूं। सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मचरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति स वे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नत्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नत्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नत्ति मे शरणं अयं संඝो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।